आगे जा रही है। तो जी जी जी। धीरे धीरे। तो नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 15 जुलाई 2022 और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप की चैट में हम जुड़े हुए हैं नीलम जी के साथ। और यहाँ पर जो सबसे बेसिक टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेटरस का, और उसके अलावा जो बात। बात पित्त के बैलेंसिंग का है उसके ऊपर बात होगी। तो कृपया आप शुरू करें। हाँ जी। वंदे मातरम सभी को। हमारी बीमारियां क्यों बढ़ी हैं, वो भी मैंने पिछली बार सत्र में, पहले सत्र में बताया था, जुकाम वाला वीडियो दिखा के। और हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ षट्रस और सप्त धातु पे टिका है। पहले जो हमारे पुरातन वैद्य होते थे वो वात पित्त कफ सम करके हर रोग केवल नब्ज पकड़ के उसी से ही ठीक करते थे। नब्ज पकड़ी, उनको पता पड़ गया वात बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है, तीनों बिगड़े हैं, दो बिगड़े हैं, और उस हिसाब से वो एक पुड़िया देते थे कि रात को ये गर्म पानी या गर्म दूध से लेके सो जाना, और दो चार और पुड़िया देते थे, कल से ये एक दो दिन बस दवा खा लेना, और उसी से हर तरह का रोग ठीक हो जाता था। आज हमारे वो पुरातन वैद्य तो रहे नहीं। कोई कोई इक्का दुक्का होंगे कहीं दूर दूर छिटके हुए अपने अपने एरिया में, तो उनको ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। और आगे कोई सीखना भी नहीं चाह रहा है। आधुनिक चिकित्सा सबको पसंद आ रही है। तो हम उस वात पित्त कफ को, शठरस को कैसे संभालें कि हमारे सप्त धातु पुष्ट हों। हमारे सप्त धातु पुष्ट होंगे तो हमें रोग नहीं होगा। हम वात पित्त कफ और शठरस को सम करेंगे तभी सप्त धातु पुष्ट होंगे। हम रात को सोते टाइम नाक में, कान में, आंख में, नाभि में, नाखूनों में भी अगर डाल सकते हैं तो घी डाल के सोएं। नाखूनों वाला मेरा वीडियो है, अगर अभी मिले तो डाल देना हरजिंदर। तो नाखूनों वाला वीडियो भी देखेंगे, आपको समझ में आएगा नाखूनों में कैसे डालना है। तो हम रात को जो घी डाल के सोएंगे तो इससे जो हमारा कफ है वो ढीला होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कोई नट बोल्ट हमारा खुलता नहीं है, तो हम तेल लगा के 2-4 घंटे या एक आध दिन छोड़ देते हैं, या ग्रीस लगा के छोड़ देते हैं, तो वो बहुत आसानी से खुल जाता है। ऐसे ही जो हमने ना समझी में, अरे जुकाम हो गया है कुछ लेते क्यों नहीं, सर दर्द हो गया कुछ लेते क्यों नहीं, ये ले लेके हमने जो अपने अंदर गंद जमा कर लिया, वो जुकाम हमारा हो रहा है। प्रकृति हमें प्राकृतिक तरीके से डायलिसिस कर रही है और हमने गोली खा के उसको रोक लिया, तो हम अप्राकृतिक डायलिसिस या कई बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। तो प्रकृति डायलिसिस कर रही है, हमने उस जुकाम को रोक लिया। सर दर्द क्यों हुआ उसको नहीं समझा, उसको हमने रोक दिया। वो हमारी नर्व जो मैसेज पहुंचा कर हमें महसूस करा रही थी कि दर्द है, माना कहीं ना कोई दिक्कत है, वो हमारा मैसेज पहुंचाती थी नर्व। उस नर्व को हमने गोली रूपी नशा देके बेहोश कर दिया। तो वो जो बेहोश हुई, तो इस चक्कर में आज हमें बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमें मालूम नहीं हो रहा है कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। अचानक लास्ट स्टेज का कैंसर, अचानक किडनी फेल, अचानक ब्रेन हेमरेज, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो रही हैं और भी कई,
वो इसी के कारण है, आपने सर दर्द से अपने शरीर की भाषा को उलझा दिया। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। आपके अंदर मल साफ नहीं हो रहा है, उस पे गैस बन रही है और वो सर पे चढ़ रही है, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। आपको करना क्या था, केवल आपको आंतों को खाली करना था, कुछ नहीं करना था। आपको उतना ही भोजन लेना है जितना आप पाचन कर सको, और पाचन करके साफ हो जाए मल, आपका पेट साफ हो जाए तो आपको आंत भारी नहीं होगी, तो माथ भारी नहीं होगी। आपने माथ भारी का इंतजाम नहीं किया, केवल गोली खा ली। तो जो हमने जुकाम रोके, कफ सिरप पिए, कफ रोका, वो हमारे, और जो मल का हमने निष्कासन नहीं किया, पेट साफ आज किसी का नहीं है, तो उसकी लेयर बनती गई नस नाड़ियों में और हमें हर बीमारी के दलदल में उसने जकड़ लिया। तो हम रात को जो घी डाल के सोएंगे वो लेयर हमारी ढीली होगी, और सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले एक सूंघने वाली दवा देती हूँ, वो नाक से सूतनी होती है ऊपर ऊपर से, फिर 2 मिनट बाद हमें तेल नाक में डालना है, कान में डालना है, आंखों में डालना है। आंखों में 1-1 बूंद, कान में 5-7 बूंद, नाक में चाहे आप 50 ग्राम भी डाल लें, और नहीं तो 2, 5, 10, 8-10 बूंदें तो डालनी ही डालनी है। नाभि में 2 बूंद, ऐसे करके नाखूनों में भी डालना है। ऐसे करके आपने तेल डाला, तो रात को जो घी डाला, जो उससे जो जमाव ढीला हुआ, वो आपका सवेरे तेल डालने से काफी हद तक निकलना शुरू हो जाएगा। जहां तक है, पहले दिन से ही बहुत निकलना शुरू हो जाता है। फिर ये हुआ आपका कफ बैलेंस, वात पित्त कफ बैलेंस कराना है, ये हुआ आपका कफ बैलेंस। अभी आप सवेरे उठने से पहले आपको ये सब तेल डालना है। फिर उठते ही बिस्तर से नीचे नहीं उतरना, बिस्तर पे ही आपको वज्रासन करके बैठना है। वज्रासन में आप 5-10 मिनट बैठें, वो भी वीडियो हरजिंदर डाल देंगे। उसमें क्या करना है, 5 मिनट 15 मिनट वैसे बैठना होता है, मगर कईयों को इतना बैठा नहीं जाता है, एक आदत नहीं है, और कईयों को प्रेशर बन जाता है जबरदस्त। तो आप 15 मिनट बैठ सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर है, नहीं तो प्रेशर है तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। उसमें क्या करना होता है, आपको 5 मिनट ऊपर पूरी बाहें आसमान में करके सीधी बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजानी है, और नीचे कंधों पे मुट्ठियां लाके कोहनी से बाहों को मोड़ के मुट्ठियां बंद करके एकदम सांस छोड़नी है। ऊपर ताली बजाते में सांस लेनी है, नीचे करते में छोड़नी है। तो 5 मिनट ऐसा करना है, और 5 मिनट हमें अपने आप को जितना हो सके, जहां जहां हमारे हाथ पहुंच सकते हैं, जोर जोर से थपथपाना है। भले हमें लगती है, लगने दो, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, क्योंकि हमारा आज ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हैं। तो जो ताली बजाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे पहली बार 5 मिनट, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और जो अपने आप को जोर जोर से मारेंगे दोनों हाथों से, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और बाकी के 5 मिनट हमें, जो सिख परिवार अपने पास लकड़ी का कंगा रखते हैं, ऐसे हर तरह के कंगे लकड़ी के आते हैं, गुरुद्वारे के बाहर तो जरूर मिल जाएंगे किसी, वो आपको कंगे 2 रखने चाहिए अपने सिरहाने। रात को सवेरे वो 5 मिनट अपने आप को दोनों हाथों से खूब रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से जोर से कंगी करनी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होने के साथ साथ आपका
थकावट और फ्रेशनेस बहुत हो जाएगी। थकावट बिल्कुल निकल जाएगी, ऐसा लगेगा बहुत फ्रेश हो गए। वात बैलेंस होगा, प्लस ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। और अब रह गया पित्त। अब एक बात और याद आ गई है, मैं बता दूं। पित्त और माना अपाहिज है। वात ही सबको चलायमान करके जहां पर पित्त और कफ को छोड़ती है, वहीं पर वो पथरी का रूप ले ले, ट्यूमर का ले ले, या किसी अंग को शिथिल करके उस अंग को बेकार कर दे। पैनक्रियास को शिथिल कर दिया तो हमारी शुगर हो गई, लीवर को शिथिल कर दिया तो हमारा पाचन खराब हो गया। तो ऐसे करके पित्त और कफ वात ही जहां तहां फैलाता है। ट्यूमर बन गया, ट्यूमर बढ़ के कैंसर बन गया। तो वात पित्त कफ ये काम है, माना वात ही सबको चलायमान रखता है। इस वात से ही हमारी सारी प्रक्रिया चलती है। हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वात से ही। तो आप ये सोचो, हार्ट तो हमारा मरने के बाद भी हमारे अंदर होता है, फिर क्यों नहीं चलता? हम कहते हैं ना, हार्ट के कारण हम जिंदा है। हार्ट तो मरने के बाद भी रहता है हमारे अंदर, फिर हम क्यों मर जाते हैं, क्यों नहीं चलता? ये वात ही सबको चलायमान रखता है। और हम हमारे प्राण गए तो हमारा वात चलायमान बंद हो गया, और ये हार्ट बीट भी सब हमारा पूरी मशीनरी खत्म। तो अब रह गया पित्त। पित्त को लिए क्या करना है? सवेरे अगर हमें प्रेशर है, और 1 मिनट जब हम वज्रासन में बैठ रहे हैं 15 मिनट, उस टाइम कोई भी कड़वा पाउडर रात के रखे हुए पानी से, पास में पानी भी रखे सो, रात को तांबे के बर्तन में रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो पीतल या कांच का चलेगा, मिट्टी का चलेगा, स्टील और एल्युमिनियम का नहीं चलेगा। तो उससे कोई भी कड़वा पाउडर आप उससे आधा चम्मच, चौथाई चम्मच रोज लो। इससे हमारा छठ रस भी बैलेंस हो जाएगा। अब रह गया पित्त। तो जब हम उठते हैं, अगर प्रेशर नहीं है 15 मिनट वज्रासन करने के बाद भी, तो आप 100, 200, 500 कदम उल्टा चलो, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। आपका पेट धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। पेट साफ तो सारे रोग माफ। उसके बाद अगर हमारा प्रेशर है, हम फ्रेश हो लें। फिर पानी तो हमने बासी मुंह पहले ही पी लेना है, जितना पी सकते हैं। वैसे तो कई कहते हैं 4 गिलास तो कम से कम पीना चाहिए। बाकी अब अपनी अपनी कथा है, कोई 1 गिलास पी पाता है, कोई 2 गिलास, कोई 3 गिलास, कोई कोई 4 गिलास भी पी लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेश होने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए, एक है। तो आप लोग थोड़ा सा, चौथाई चम्मच, 10-20 दाने, 50 दाने, जितना आपको अजवाइन सूट करती है, अजवाइन मुंह में डालो, चबाते रहो। 1 कप पानी उबालो, उसमें काला नमक डाल के, गुड़ भी डाल सकते हो अगर आपको और टेस्टी बनाना है, चलेगा। तो काला नमक गुड़ उबाल लिया स्वाद के हिसाब से, और एक नींबू निचोड़ा मिट्टी के गिलास में, उसमें काले नमक उबला हुआ, गुड़ उबला हुआ, हमने पानी डाला, काढ़ा डाला, उसमें 2-5 चम्मच घी पी के, होना देसी गाय का चाहिए। मेरे इन पॉइंटों को ध्यान देना, जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। देसी घी का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। तो इससे आपका पित्त कंट्रोल होगा, प्लस घी पीने से आपकी ऑयलिंग भी हो जाएगी। वात पित्त कब सम किया, आपकी सर्विसिंग होगी, आपका पेट साफ होगा, आपका शठरस भी सम हो गया कि हमने कड़वा पाउडर भी हमने बिस्तर पे ही ले लिया पानी से। तो अब अपने आप आपके सप्त धातु सम हो जाएंगे। तो किसी डॉक्टर की क्या, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, अगर आप लोगों ने इतना फॉलो कर दिया। दूसरी बात, अगर आपने अपने जीवन शैली में से ये 10-20 मिनट या आधा घंटा आप
आवाज नहीं आ रही आपकी। कब से नहीं आ रही थी बेटा? बस बस 2-3 सेकंड ही हुए हैं। अच्छा, हमने खुद को अगर अपनी जीवन में शैली में से मुश्किल से आधा घंटा चुरा के नहीं दिए, तो किस नासमझ, किस बेवकूफ के पास टाइम है जो फिर हमें तन से, मन से, धन से टाइम देना पड़ेगा उनको, जब हम अस्पतालों के लायक हो जाएंगे, डॉक्टरों के लायक हो जाएंगे। फिर आजकल कितना आप पेपरों में, न्यूज में सुन रहे हैं कि अभी फिर से चली गई है। नहीं आ रही है आपकी आवाज तकरीबन 30 सेकंड से। हाँ, तो देखा मैंने अभी, बार बार नेट इश्यू कर रहा है, चक्कर खा रहा है। तो अच्छा। क्या है कि ना, आज के जनरेशन में अपने शरीर में, अपने तन में, मन में, धन में तथा नहीं तो वात पित्त कफ सम करें, शठरस सम करें, सप्तधातु सम करें, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सुधारें, तो मैं समझती हूँ कोई बीमार नहीं होगा। अगर और कोई क्वेश्चन है किसी का तो अब बता सकते हैं। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। दूसरे ग्रुप में एक्चुअली एक दीपक भाई बोल रहे थे कि जैसे कोई मोटा है तो उसको मीठा रस कंप्लीटली छोड़ना है जब तक वो पतला नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि मीठा रस कंप्लीटली छोड़ना चाहिए पतला होने के लिए, या चलता रहना चाहिए बीच बीच में? आवाज नहीं है अभी भी। नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है लग रहा है ना। मैं पूछ रही थी कि दीपक भाई क्या कह रहे थे, मेरे को आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे थे कि जैसे कोई मोटा है तो उसको मीठा रस जो है कंप्लीटली बंद करना है कुछ दिन तक, जब तक वो पतले नहीं होते। तो ये करना चाहिए कि नहीं मिठास, आपको? हाँ जी, हाँ जी। मीठा मिठास, तो वैसे राइट। भी थोड़ा कम ही खाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये ध्यान देखना, हमारे घर में अगर कहीं मीठा फैल जाए तो हम कभी चींटियों को या मक्खियों को इनवाइट करते हैं क्या? समझ गया। अपने आप आ जाती है ना। तो हम मीठा जितना ज्यादा खा रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये वो न जाने क्या क्या, मिठाइयाँ मिठाइयाँ, चॉकलेट, तो
बीमारियां अपने आप आएंगी ही आएंगी। तो मीठा वैसे भी कम ही खाना चाहिए। और कुछ अच्छा अच्छा। भाई आप लोग हो, दीपक जी, हम्म। जगसीर जी, सवाल रखो। माता जी तो समस्याएं तो नमस्कार, घर घर वंदे है। मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम। माता जी बार बार घी का ही बात उठता है, लेकिन घी हमारे पास या कहीं पे तो शुद्ध मिलने से रहा, शायद ही कहीं मिल पाए। फिर तो बात घूम फिर के वही आती है कि जब घी ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर ऑयलिंग कहाँ से हो पाएगी? इसका उपाय बताइए। बहुत जरूरी है। आप एक काम घी, करो, आप रहते आप कहाँ पे बाइक हो? चलाते हो? कोलकाता में। घी भैया आपको ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, और कोई तरीका बचा नहीं है। कोलकाता में तो मुश्किल ही है। सीधी बात नहीं, यहाँ पे तो दूध मिल ही नहीं रहा ठीक से, तो घी कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो वहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ से और भी लोगों ने पूछा था, बट हाँ। वहाँ पे नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑनलाइन महंगा है थोड़ा। यहाँ पथमेड़ा का घी जो होता है, उससे आप काम चलाना चला सकते हो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब वो ना ही फायदा करेगा ना ही नुकसान करेगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके। जब नुकसान और फायदा नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ, ऐसा बताइए मतलब कुछ बढ़िया जहाँ पे हो, जो लेने से कुछ फायदा करे, ताकि लगे कि बट हाँ वो लिए फिर हैं कि। महंगा बहुत है ना, वो सीधे ही 2000 रुपये, 2500 ऐसे होता है ना ओरिजिनल, हम्म, मतलब जो फायदा करे। बट वो फिर 2500 रुपये में 1 किलो काफी ज्यादा है। हम्म, आपके वही पास समझे। अगर अपने पास जगह हो तो एक गौ माता पाल लो ना, क्योंकि दूध दही भी बहुत जरूरी है, छाछ भी बहुत जरूरी है। सही है माता जी, लेकिन यहाँ पे उस तरह से जगह नहीं हो पाती है ना। नहीं है तो देखो, ये ध्यान रखना, मैं एक बात और आपको समझा दूं कि आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते हो या कार चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, उसकी सर्विसिंग तो करा लो, ऑयलिंग नहीं कराओ तो आप क्या महसूस करेंगे? बस बात आप सही सोच है, लेना। लेकिन अब क्या, जब जो चीज नहीं हो पा रहा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसका तो कोई उपाय समझ नहीं आ रहा है ना। अच्छी ऑयलिंग क्वालिटी जरूरी है का लेकिन। कोई नारियल का तेल मिल जाएगा आपको, अच्छी क्वालिटी का नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल मिल जाएगा आपको। जो है सब डब्बा बंदी है, वो सब जो मिलता है सब, और तो कुछ है नहीं। आपका अब कोई बाहर रहता है? क्योंकि बाहर ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हम लोग तो यूपी तरफ में है, तो यूपी तरफ में भी तो इसका ऑयल, मतलब नारियल के तेल का ऊपर तो कोई विस्तार कुछ है नहीं उसके ऊपर। तो उत्तर नारियल का प्रदेश की तेल तरफ में या भी तो। ऑलिव ऑयल लो, या देखो, उत्तर आप तिलों का तेल भी लोगे ना तो 40-50% तो वो भी काम करेगा। तिल का देसी तेल। घी नहीं मिल रहा है गौ माता का, हम्म। तो वो कुछ तो काम करेगा। तिलों का तेल लो, होना कच्ची घानी का चाहिए। मूंगफली का तेल लो, क्योंकि जब तक हम ऑयलिंग नहीं देंगे तब तक काम, हम्म। क्योंकि हमें जो रिफाइन खिलाए गए, टाटा बाटा के नमक खिलाए गए, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों में खाना खिलाया गया, थोड़े थोड़े पे गोली बंदूक का इस्तेमाल करवाया गया। अब ये है तो ये इंजेक्शन, वो है तो वो गोली है, तो मैं इंजेक्शन को तो बंदूक बोलती हूँ। तो ये गोली बंदूक के जो इस्तेमाल किए ना, तो हमारा शरीर हो गया पूरा खुश्क। इसको अगर हमने ऑयलिंग नहीं की तो बीमारी ठीक भी नहीं होगी। अभी पिछले बार लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि लोगों ने जो काढ़े पिए, कई लोगों को बवासीर हो गई, कई लोगों को पेट में छाले हो गए, और डेली पेपरों में सुर्खियां बन रही थी कि काढ़ा पीने से बवासीर हो गई और छाले हो गए। इससे पता क्या हुआ, लोग उल्टा आयुर्वेद से डर गए और वापस वहीं गए आधुनिक में। अब आधुनिक इलाज तो ठीक करने से रहा और उड़ जाएगा। अगर यही लोग कुछ चिकनाई लेके, कोई तेल पी के, कोई घी पी के अगर काढ़ा पीते ना, तो इनको बिल्कुल नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर हो गया खुश्क। रिफाइंड तेल और ये सब करके जो हमें आज किया जा रहा है हमारे साथ, शरीर हो गया बिल्कुल खुश्क। जब तक अब शरीर को स्निग्धता नहीं देंगे तब तक ठीक होने वाले ही नहीं है।
समझ आई बात में? हाँ माता जी समझ आ रही। अगर ठीक होना है तो हमें ऑयलिंग देनी पड़ेगी। वो तो है। तो आपका देखो सवेरे 20 मिनट या आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। रात को घी डाल के सो, सवेरे तेल डालो, कड़वी कोई चीज लो, करेले का पाउडर बना के रख दो, करेले सुखा के उसका पाउडर बना के रख लो, नीम के पत्तों का पाउडर बना के रखो। ऐसे कोई भी कड़वी चीज का पाउडर आप सवेरे ले लो बिस्तर पे वज्रासन करते में, आपका शटरस भी सुधर गया, आपका वात पित्त कफ सुधार दिया है, आपकी ऑयलिंग कर दी, आपकी बीमारी पचेगी नहीं, पेट साफ हो गया। वज्रासन करने से कई लोग तो 2 मिनट नहीं बैठ पाती। मैंने कुरुक्षेत्र में कैंप किया था, वहां एक महिला थी हमारी उम्र की बुजुर्ग, वो करीब 5-7 सालों से अपने कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, मोटापे के कारण और जोड़ के दर्द के कारण। तो मैंने वहां पर कैंप में बताया वज्रासन करो, और ऐसे लोगों को मैं बताती हूँ तकिया लगा के करो, क्योंकि मोटे लोग और घुटनों के दर्द वाले वज्रासन नहीं बैठ कर पाएंगे, तो मैं घुटनों के बीच में तकिया लगाना बताती हूँ। तो मैंने बताया तकिया लगा के करना। तो क्या हुआ कि ना, दूसरे दिन वो सवेरे जल्दी उठी, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे लेट उठते हैं। बेटी से बोला, बेटा मेरे से तकिया नहीं लगाया जाएगा, आप लगाओ। पर गलती मेरे से ही हो गई थी, मैंने ये नहीं सिखा पाई कि खुद तकिया कैसे लगाओ। तो वो भी बेचारी समझ नहीं पाई, तो उसने बच्ची को उठाया, बेटा तकिया लगाओ। तो बेटी एकदम नाराज हो गई कि मम्मी आपको नहलाएं धुलाएं, कपड़े उतारें, कपड़े पहनाएं, अब ये तकिया लगाने का कौन सा स्यापा लेके आए हो आप। तो महिला आके बहुत रोई मेरे पास। दूसरे दिन जब कैंप में आई, 8 दिन का कैंप किया था वहां, बहुत रोई। मेरे को भी रोना आ गया, भाई गलती मेरे से हो गई कि ऐसे ऐसे तकिया, उसका वीडियो हरजिंदर भेजगा, है ऐसे ऐसे तकिया अपना घुटनों के बीच में खुद लगाओ, दीवार का सहारा लो, या कोई स्टूल अपने पास में रख के बैठो, छोटी कुर्सी, उसके एक हाथ से उससे सहारा लो, दूसरे हाथ से तकिया खुद लगाओ। तो दूसरे दिन फिर वो खुद तकिया लगाया और खुद नहा के आई। अगर पहले दिन ही उसको मैंने समझा दिया होता तो एक दिन में ही वो खुद नहा के आ जाती, तो दूसरा दिन लगता ही नहीं। अपने आप उसके हाथ पैर, कुछ तो मेरे से दवा 2 दिन पी उसने, हैं उस हिसाब से रहन सहन भी सुधारा। तो दूसरे दिन वो खुद तकिया लगा के जब उठी तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुद कपड़े निकाले, खुद नहाया, खुद कपड़े पहने, इतना खुश हो रही थी दूसरे दिन बहुत। अब सोचो कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि हमारा जब तक वात पित्त कफ बैलेंस नहीं होगा, शटरस बैलेंस नहीं होगा, नस नाड़ियों में जमा हुआ गंद नहीं निकलेगा, तब तक हम निरोग कैसे रहेंगे। हमने पूरी मशीन को चौक कर दिया है। कल भी शायद समझाया था मैंने परसों कि भाई सारा जमा हुआ जब तक निकलेगा नहीं, बात कैसे बनेगी। हमारे ईश्वर ने इनपुट का रास्ता एक दिया है, आउटपुट के इतने रास्ते बनाए हैं। हमने इनपुट में इतनी अति की है, आउटपुट के सारे रास्ते चौक कर दिए हैं और बीमारी हो रही है। मेरे पास आज तक दुनिया का ऐसा कोई मर्ज नहीं है जो मेरे पास आया हो और वो ठीक नहीं हुआ हो, बशर्ते उसने मेरे हिसाब से जीवन शैली संभाली हो। बीमारी कुछ नहीं है मेरे अंदाज से, जो मैंने अभी 40 सालों में सीखा है कि बीमारी कोई भी हो, वो सारी बीमारी केवल हमारा जमाव है। जबकि मैं कहीं कहीं सुनती हूँ लोग कहते हैं कि किडनी फेल हो जाए तो इतने साल लगेंगे, या ये बीमारी हो जाए तो उतने साल, शुगर हो जाए तो 10-15 साल लगेंगे ठीक होने में। भाई मैंने तो शुगर 12 दिन में क्योर की है, 20 साल पुरानी। 100% दोनों फेल किडनियां मैंने 14 दिन में क्योर की हैं, गंगाराम में वेंटिलेटर पे। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल है, उस अस्पताल में वेंटिलेटर वाला मरीज मैंने 14 दिन में 100% क्योर किया है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल आप अपना वात पित्त कफ सम करो, खान पान सुधारो,
जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हो उतना भोजन रूपी पेट्रोल लो। कुछ भी नहीं है, मैंने जितना समझा है केवल आपके अंदर जमाव है। और एक बात और बताऊं, हर्निया क्या है? जो लोग ऑपरेशन कराते हैं ना, कई लोग तो हैरान हो जाते हैं कि आप इतना आसानी से समझा कैसे देते हो। हमारी आंतें आपने अगर किसी फोटो में देखा हो, एस एस की तरह लपेटी हुई होती है हमारे अंदर। आप किसी पानी भरने वाले पाइप को, लेजम को गोल गोल पानी भरने के बाद गोल गोल करके कहीं टांग देते हो, तो किसी एक हिस्से में 2-3 इंच करीब पानी भरा रह जाता है। वो हिस्सा धीरे 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 करके नीचे लटक जाता है। आप नोट कर किया होगा आप लोगों ने। ऐसे ही हमारे अंदर जो पेट साफ नहीं है, मल किसी आंत में ज्यादा फंस गया, किसी हिस्से में, आंत के किसी हिस्से में, तो वो आंत नीचे लटक जाती है और वो हर्निया कहते हैं। कुछ नहीं है, केवल मल है। ये मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी जब तक हम निकालेंगे नहीं, कितनी भी दवाइयां खर्च ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उलझोगे जरूर। खान पान सुधारो और नाड़ी शोधन कराओ। वात पित्त कफ सम करो। अगर ज्यादा बीमारी है तो नाड़ी शोधन करा लो, वात पित्त कफ सम कर लो, शठरस सम कर लो, सप्त धातु सम हो जाएंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। कोई करके दिखाए ना। 2 दिन में जो 6 सालों से कपड़े नहीं पहन पा रही थी, न उतार पा रही थी, न खुद नहा पा रही थी हाथ ऊपर करके, वो अगर दूसरे दिन खुद कर सकती है तो बचता क्या है भाई? उस मोटा तो वही रहा। 2 दिन में कोई इसका अगर 10-5 किलो वजन गया भी होगा, क्योंकि मैंने अभी करीब 3-4 महीने हुए हैं, एक बहन का 1 दिन में 10 किलो वजन किया है कम। हो सकता है वहां पर हमने तराजू नहीं रखी थी, वेट मशीन है, तो हो सकता है उसका 10-5 किलो वजन भी कम हुआ हो। मगर खुद नहाना, खुद कपड़े उतारना पहनना कितनी बड़ी बात हुई 2 दिन में। मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे कोशिश करो पूरे ग्रुप में, पूरे चैनल में, चैनल के भी लिंक दिया हुआ है ग्रुप में, चैनल में पूरी यात्रा करके हर एक लेख, हर एक वीडियो, हर एक ऑडियो या हर एक कमेंट को पढ़ो, समझो, सुनो, देखो अच्छी तरह से, दिमाग से, ध्यान से, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और रहता है और हम कहीं और रहते हैं। आपको हर चीज मिल जाएगी और आप जागरूक होगे। किसी का है कोई सवाल? चरणजीत जी, सिद्धार्थ जी, बिल्यूपिल जी, जगसीर जी तो कल भी नहीं, परसों भी नहीं बोले थे। केवल यहाँ समझने आते हैं, बोलने नहीं आते। नीलम, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो मीठे नीम के लिए उपाय, उसका जूस वैसे भी पी सकते हैं कोई, जैसे नॉर्मल आदमी, स्वस्थ आदमी, वो भी पी सकता है क्या? सकता आज है। कट गई थी, क्या बोला? दोबारा बोलिए। क्या पी सकते हैं? जो मीठे नीम के पत्तों का जूस कोई भी पी सकता है। हाँ, मीठे नीम का मैंने अभी बताया कि आप अपनी तरफ से पूछ रहे हो, मैंने अभी बताया तो नहीं? अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हाँ, काफी अच्छी चीज है। मीठे नीम का काढ़ा बना के पियो, चाय बना के पियो, बहुत अच्छी चीज है। सहजन के पत्ते डालो। ये ध्यान रखना, हम जहाँ रहते हैं उसके 4-5 किलोमीटर के अंदर जो कुछ भी पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे रूखड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधे भी कई जगह होते हैं आउटर में, वही हमारे लिए काफी है।
4-5 किलोमीटर से आगे हमें जाना ही नहीं चाहिए, बशर्ते हमारा खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सुधरी हुई हो। तो 4-5 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ हमें मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये है कि जो बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं हम, ये खाना है, वो खाना है। दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन खाना है। दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन खाने का उसी को राइट है जो दादी नानी के जमाने जितना शारीरिक श्रम भी कर रहा है। हमने तो उल्टा दादी नानी के जमाने को भोजन को भी मात दे दी है। उस जमाने में हमारे बुजुर्ग इतनी चाय नहीं पीते थे, इसके बिस्कुट और रस्क नहीं चलते थे, फैन नहीं चलते थे। आज हम सवेरे चाय के साथ बिस्कुट, रस्क वगैरह, फैन वगैरह भी ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद मन हुआ तो कोई नमकीन का पाउच खोल लिया। दिन में कहीं से निकल रहे हैं तो कहीं गोलगप्पे खा लिए, कहीं समोसा खा लिया, कहीं कचौड़ी खा ली, कहीं मोमोज खा लिए। जहां तहां कुछ न कुछ मिल रहा है। मन को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। 50 ग्राम की जीभ के गुलाम हो चुके हैं हम। अरे भाई, शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हो, भोजन रूपी पेट्रोल ठूसे जा रहे हो। हमारी मशीनरी जाम हो चुकी है। कोई बीमारी नहीं है। जितना मशीनरी चला रहे हो, जितना गाड़ी चला रहे हो, उतना ही पेट्रोल डालो। राइट ही नहीं है गाड़ी नहीं चला रहे हो तो पेट्रोल डालने का। और किसी का सवाल है कोई? चीज बताना, जैसे ये जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं, जो पतले वाले होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी कुछ भी खाएं ये मोटी नहीं होती है, फूलती नहीं है, या फिर प्रॉपर शेप में नहीं आ पाती है, पतली एकदम डंडे की तरह रहते हैं। तो उसको ऐसा कोई मरीज मिला है आपको जो जो ऐसा हो और ठीक होने के बाद उसकी बॉडी शेप में आने में शुरू हो जाए? देखो, एक मिली तो थी एक महिला है, हम्म, मगर वो उल्टियां नहीं संभाल पाई। क्योंकि मेरी दवा के बाद लगभग उल्टियां आती हैं कई लोगों को, कुछ को नहीं भी आती है। तो घबरा गई थी, पर उससे उसको बहुत फर्क पड़ गया था। एक खुराक से ही, मैंने आपको बताया था, एक मैंने कैंप किया था, तो उसको बहन को शुगर थी, हमारी उम्र की थी, हमसे छोटी होगी 2-5 साल। तो दवा पीना बहुत कठिन है। तो उसका, जैसे मैंने अभी बताया, जो ये बच्ची आई थी नर्वस फैल वाली, तो 3 घंटे में उसका चेहरा एकदम काले से गोरा हो गया। तो वो काली तो नहीं थी, बाकी मुरझाया हुआ था चेहरा। तो उसका 2-3 घंटे में चेहरा एकदम खिल गया। तो दूसरे दिन नहीं आ रही थी कि दवा पीना बहुत कठिन है। तो घर वालों ने बहुत जिद की, नहीं मानी। तो आखिर उसके पति ने उसकी पिटाई की थी। इतना फायदा है, शुगर की गोली नहीं लेनी पड़ी है और एनर्जेटिक लग रही है तो भी नहीं जा रही है। तो मेरी दवा पीना कठिन है, लोग वहां भी हार जाते हैं। और ऐसी ही एक महिला मेरे को कुरुक्षेत्र में भी मिली थी, जो ऐसी थी कि बस ये समझ लो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं। और थी भी काफी गरीब परिवार से लगता है। तो वो दवा पीते ही एकदम गश के गिर गई। 2-5 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए गिर गई। फिर मैंने हाथ पैरों में मालिश करी, प्याज का जो वेस्ट बचता है उसी से मालिश करी। वेस्ट बचता है तो मैं लोगों को बोल देती हूँ, भाई इससे अपने घुटनों पे मालिश करो बैठ के, तो आपके घुटने भी खुलेंगे। जोड़ों में मालिश करो तो जोड़ भी खुलेंगे। उसी से मालिश की, होश आ गया। होश आते ही उसका चेहरा खिल गया था। क्या तेज है ना दवा, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, कमजोर। और जो कमजोर नहीं भी होते हैं वो भी इतना बोल देते हैं, आंटी जी क्या पिला दिया, ऐसा लग रहा है रोम रोम ब्लास्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, थोड़ी देर 2-5 मिनट होता है, ठीक हो जाओगे। और जो मैंने लीवर फैटी वाला मुस्लिम बच्चा ठीक किया था, तो आधा घंटा बहुत तड़पा था। जिसको क्या हुआ था कि ना, ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को दिखाया था। तो बच्चा बिना माँ बाप का है, फिर भी बच्चे को समझदार है। आज हम माँ बाप के होते हुए भी बच्चों को कवर नहीं कर पाते हैं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ सब कुछ खाओ पियो, तो हमारे बच्चे मानने से रहे, परहेज करने से।
तो उसने डॉक्टर से पूछा, सर हम परहेज क्या करें? तो डॉक्टर ने बोल दिया खाओ पियो, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। पर बच्चा जागरूक था कि मेरे अंदर पानी तो जा नहीं रहा है, और मैं खाऊं पीऊं, ये डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा कि दुकान चलाएगा? क्योंकि वो थोड़ा मेरे साथ जुड़ा हुआ था किसी हिसाब से, उसके हमारी बच्ची काम करती थी, तो वो थोड़ा बातें बताती होगी मेरे बारे में कि मासी ऐसा करती है, मासी ऐसा करती है। तो इसने क्या किया, मेरे यहाँ तो नहीं आया, पर फिर भी इसने यूनानी चालू किया। यूनानी से ठीक भी हो गया कुछ दिनों में, टाइम नहीं मालूम, और ठीक हो गया। ठीक हो गया तो ये क्या है, बॉडी बिल्डर प्लस वेट लिफ्टर ट्रेनिंग में था, और इन लोगों में खाते भी हैं सब कुछ। तो इसने फिर खाना पीना चालू किया। ये ध्यान रखना, कोई भी बीमार होता है उसके बाद अगर वापस वही जीवन शैली बिगाड़ता है तो फिर वापस वहीं आएगा ही आएगा। एक बार शरीर रूपी गेहूं में बीमारी रूपी घुन लग जाए, भाई सहेज के तो चलाना पड़ेगा, वरना तो वापस वहीं आ जाओगे कुछ दिनों में। अगर आखिरी सांस तक निरोग रहना है तो इसको सहेज के चलाना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने फिर खाना पीना चालू कर दिया, और वो तो कच्चा मांस भी खाता था, क्योंकि कोच इनको बताते हैं कच्चा मांस खाओ, ज्यादा बेहतर है। हमें तो बोलने में भी जी खराब हो रहा है। इसका लीवर फैटी फिर हो गया। इसने फिर दोबारा यूनानी चालू की। यूनानी है आयुर्वेद ही, मगर ये मुस्लिम पैथी है। तो इससे क्या होता है, ये लोग कोई ना कोई जीव का अंश डालते हैं अपने हर दवा में, हर प्रोडक्ट में। चाहे आप रूह अफ़ज़ा ले लो, चाहे आप कोई दवा ले लो, च्यवनप्राश ले लो, जो कुछ भी इनका प्रोडक्ट है, कोई ना कोई अंश होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा कारगर होती है आयुर्वेद से भी, यूनानी पैथी है। जो कर सकते हैं करते हैं। तो दोबारा इसने यूनानी चालू किया तो इसको काम नहीं बना। फिर आखिर मेरी भांजी ने बोला कि भैया आप मेरी मासी से दवा लेके लो तो वो ठीक हो जाएगा, पीना जरूर कठिन है। तो उसने फोन किया, मैंने कहा प्याज के रस में दवा पियोगे? यहाँ प्याज खाते हैं, प्याज के रस में पीने में क्या है? फिर आया मेरे यहाँ बड़े जोश में, युवा बच्चा ही था, 22-24 साल का, बड़े जोश में, कोई बात नहीं मासी मैं तो प्याज खाता हूँ, पी लूंगा। तो ऑलरेडी मेरे पास एक बच्चा और बैठा था, तो वो कहता है बच्चू पी के देख। मैं तो आज 5वां दिन हुआ है, उल्टियां कर करके हैरान हूं, ये सारा होश निकल जाएगा। तो उसने पिया तो सही, आधा घंटा 20 मिनट तड़पा। मैंने कहा जॉगिंग करो, मेरा बहुत बड़ा हॉल है 2nd फ्लोर पे यहाँ फैक्ट्री में, तो वहां मैं पिलाती थी तब दवा। तो हॉल में उसने खूब चक्कर काटे, चक्कर काटो, जॉगिंग करो तेज तेज। आधे घंटे बाद खुद बोलता है मासी मैं तो ठीक हो गया। अब उसको क्या महसूस हुआ मैं नहीं बता सकती। फिर भी मैंने उस बच्चे से बोला बेटा एक ध्यान रखो, 1 महीना जांच नहीं करानी। वो जांच का रिपोर्ट भी हरजिंदर के पास है, डाल देगा कभी भी, लेख भी है। तो उससे रहा नहीं गया, जो आधे घंटे में कहने लगा कि मासी मैं ठीक हो गया, तो उसे 1 महीने का इंतजार नहीं हुआ। 17-18 दिन बाद वो जांच करा के आया, प्लस उसमें 3 दिन वो दिल्ली भी चला गया था, तो कुछ खान पान भी बिगड़ा होगा, बाहर प्रदेश में जाओगे तो। मतलब 15 दिन में 14 दिन में वो ठीक हो गया, बॉर्डर पे आ गया। बहुत खुश हुआ, मेरे को एंड्रॉयड मोबाइल भी गिफ्ट लेता आया जब रिपोर्ट लेके आया, इतना खुश था। तो मेरी तो एक खुराक भी जादू करती है, जिसको लग जाए। नहीं तो 1 महीने से ज्यादा मेरे इलाज में जहां तक है 12-15 दिन, मतलब 12-13 दिन में तो ऐसे अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लगभग बॉर्डर पे आ जाता है। पर मैं बोलती हूँ कि भाई इस महीने को पूरा करो, कहीं कोने में कुछ छुपा हो वो भी निकल जाए। जब 14 दिन में मैंने 100% फेल किडनी वाला मरीज ठीक किया, तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भेजी, बाकायदे यूट्यूब चैनल बना के फिर फोन किया। भेजने के बाद यूट्यूब चैनल वो मेरा डिलीट हो चुका है,
कि आंटी जी पापा ठीक हो गए। उसके बेटे ने फोन किया मरीज के, तो मैंने कहा बस अब जो बाकी की दवा बची है 15-20 दिन जो भी चले, इसके बाद मेरी दवा की जरूरत नहीं है। इतना डरे हुए थे, दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट के लिए बोला हुआ था और डोनर ढूंढ भी रहे थे। काफी हद तक अपना जमीन जायदाद बेच चुके थे, डायलिसिस कराते कराते वो थक भी चुके थे। तो दूसरे दिन इनको किडनियां मिलने भी वाली थी गंगाराम में। तो एक दिन पहले इनको पता पड़ा मेरे बारे में, और इन्होंने गंगाराम से रात को करीब 7 बजे, 14 मार्च को कुछ इन्होंने फोन, 13 मार्च को फोन किया। तो 13 मार्च को रात को 7 बजे करीब फोन किया है। उस टाइम थोड़ी सर्दियां रहती हैं। 14 मार्च को 6 बजे एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे थी। आप खुद सोचो, गंगाराम में से वेंटिलेटर पे मरीज निकालना, शेर के मुंह में से निवाला निकालना है भाई। वो निवाला कैसे निकाल के आए, कैसे पापड़ बेले होंगे, कितनी पहचान लगाई होगी, क्या हुआ होगा, वो तो वो ही जाने। तो 14 दिन में वो ठीक हो गया। यहाँ टाइम नहीं लगता। 12-14 दिन के मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कईयों के तो 1-2 घंटे में, 1 मिनट में मैंने कोमा से भी मरीज निकाले हैं। कई लोग तो 1-2 घंटे में ही ठीक हो जाते हैं। जैसे वो लीवर वाला बच्चा बोला, लीवर फैटी वाला, के आधे घंटे में मैं तो ठीक हो गया। तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। खान पान सुधारो। और किसी का कोई सवाल है? जो आवाज कट रही है मुझसे, आपकी आवाज कट रही है। जो पित्त की पथरी होती है उसका भी इलाज है? हाँ, इससे सब हो जाता है। इसमें शायद हो सकता है 3 महीने लगे, क्योंकि वहां से पित्त से, क्योंकि उसका वन वे रहता है ना। तो इसके लिए मैं एक आसन, जो शीर्षासन होता है ना, वो भी बताती हूँ। मगर आज शीर्षासन उम्र के हिसाब से कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैंने एक झूला लगाया हुआ है, उस पर अर्ध शीर्षासन कराती हूँ। वो भी मैंने फोटो भेजा हुआ है। शायद अगर होगा तो आप सर्च करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल में सर्च करो, सारा कुछ देखो, सुनो, पढ़ो, समझो। ऐसे नहीं पढ़ कहीं रहे हो तो दिमाग कहीं घूम रहा है, फिर आपके दिमाग में वो बातें बैठेंगी नहीं। तो अर्ध शीर्षासन सिखाती हूँ। उसमें क्या है, पित्ता खाली होने लगता है, तो यहाँ सब ठीक होता है। किसी में थोड़ा कम टाइम लगता है, किसी में थोड़ा ज्यादा लगता है। बाकी 1 महीने के अंदर, कई एक मिनट में कोमा से निकलना, आप क्या समझ रहे हैं? क्या था? आप कोई जवाब दे पाएंगे? 1 मिनट से कोमा से बाहर निकल आए मरीज, है कोई जवाब आप लोगों के पास? चमत्कार ही था। चमत्कार को छोड़ो, चमत्कार को छोड़ो, और कुछ। आपका घर का कोई बंदा बीमार है। अब मैं समझाती हूँ क्या था, क्या है। आपके घर में कोई बीमार है और वो कराह रहा है, तकलीफ आपसे सही नहीं जा रही है। डॉक्टर आपका कराहना सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो दुकान चलाने के लिए बैठे हुए हैं। पॉइंट को समझते जाना। आप भी सिर खाओगे, मरीज भी कराहेगा। न डॉक्टर आपसे सिर खिलाने के लिए बैठा है, न मरीज की कराहना सुनने के बैठा है। हाई डोज दे देंगे, आईसीयू में पटक देंगे और बोल देंगे मरीज होश में नहीं है या मरीज कोमा में है। समझ में आई? हाई डोज का कमाल है। जी। 1 मिनट में मैं 2 मरीज निकाले हैं, 2 मरीज भी मेरे मिले हैं कोमा के। इसलिए कहती हूँ इनसे बचो। ये आपको हाई डोज दे के कोमा तक लाएंगे। यहां तक कि आप मर भी जाओगे तो 4 दिन वेंटिलेटर पे लगा के भी अपनी दुकान चलाएंगे। क्या मंजूर है आप लोगों को? खान पान सुधारो ना, ज्यादा से ज्यादा नाड़ी शोधन करा लो, 1 महीने का रट्टा खत्म होता है। और वात पित्त कफ
बैलेंस करने के लिए रात को घी डालो, तेल डालो, सवेरे कुछ कड़वा खाओ। शीर्षासन करना अभी से चालू कर दो, अगर पित्ते में पथरी बन भी रही होगी तो वो भी निकल जाएगी। अर्ध शीर्षासन करो, जो मैंने झूले पे करना सिखाया है, फोटो देखो कैसे करना है अर्ध शीर्षासन। आपको सर्च करना पड़ेगा चैनल में, सारे ऑडियो वीडियो लेख कमेंट पढ़ने समझने पड़ेंगे। बाकी मैं धीरे धीरे समझा दूंगी, मैं दोबारा कल डाल दूंगी वो अर्ध शीर्षासन वाला फोटो और कमेंट। सच थोड़ा सा अपने को समझो, क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ हमारे जो ऋषि मुनि बहुत कुछ सिखा के गए हैं, आयुर्वेद दे के गए हैं, शायद उनका भी ध्यान इधर नहीं गया होगा कि कल ऐसा भी वक्त आ सकता है कि खाए जाओ यूनाइटेड गुण गाए जाओ और डॉक्टरों के अस्पताल चलाए जाओ। वो समझ रहे हैं आप बात को? तो शरीर को चलाना नहीं है, बैठे रहना है। सबसे बड़ी बात, हमारा आज काम है ही नहीं, फिजिकल वर्क है नहीं, तो इंसान के पास बचता क्या है? फालतू है, मोबाइल पे बैठा रहेगा, टीवी पे बैठा रहेगा, अखबार पढ़ यहाँ वहां गप्पे लगा रहता रहेगा, खाता रहेगा। खाना ही तो बचता है, बाकी बचता क्या है? कोई काम नहीं करोगे तो उलझते जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी जी। फालतू दिमाग शैतान का है, बैठे बैठे फालतू खाते ही रहोगे ना। नमकीन का पैकेट खोल लिया, बिस्कुट का पैकेट खोल लिया, पकोड़े तल लिए, पोहे बना लिए, न जाने क्या क्या मिल रहा है बाजार से, समोसे कचौड़ी मंगवा ली, इच्छा कर रही है। अरे भाई, शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हो, पेट्रोल डालना बंद कर दो भोजन रूपी। अटरम सटरम तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी का कोई सवाल है? चलो आज अच्छा निकल गया टाइम, 1 घंटा। बिल्कुल ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अगर आप कहते हो। हाँ, कोई सवाल नहीं करता है तो कर दो क्लोज। जी जी आपका जी, कोई सवाल किसी हो और आप का पूछो। सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई समझ में आ रहा हो दिमाग में। ये आज के खत्म हो गए। लग रहा है आपकी आवाज से बहुत मेरे थके थके मेरे हैं। दिमाग में ना वो जो थायराइड वाला है ना, वो बहुत घूमता है कि क्योंकि मैंने देखा है कि जो लेडीज या इवन मेल जो हैं जिनको थायराइड है, उनका मैंने देखा है उनका शरीर जेनेटिकली ऐसे ही रहता है। मतलब उनके पनपता ही नहीं फादर, है, फिर उनका बेटा, हाँ पनपता नहीं है एकदम सही। पनपता नहीं है। देखो बेटा, जो ये मरीज आई थी फरीदाबाद से, जो 3 घंटे में ही काले से गोरी हो गई थी, तो पनप गया ना माना। इस पे मैं आपको एक ऑडियो डालूंगी, आप थोड़ा दिमाग चलाना, अभी यहाँ नहीं बोलूंगी है। तो पनप गया ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आज उसका ऑडियो दूसरा वाला भी डाला है मैंने, आपने अगर सुना हो पूरा तो नहीं तो सुन लेना। ठीक ठीक ठीक। है तो उस पे मैं एक कमेंट डालूंगी आपको, आप सुनना। तो क्या है कि ना, अगर 3 घंटे में काले से बंदा गोरा हो जाए तो कहाँ हम फंसे हैं? कॉस्मेटिक में और शैम्पू साबुनों में, क्रीम पाउडरों में, न जाने कहाँ फंसे हैं। और अपना मतलब क्या बताया जाए? आप ही बताओ, थैला मैला हो, बिना धोए अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी बोला जाता है ये शरीर गंदगी का थैला है, सुना है? जी जी जी, सुना है। फिर इस गंदगी के थैले को साफ करो ना। हम्म। देखिए, समझते नहीं है हम, गलती यहाँ है, हम समझते नहीं है। 50 ग्राम की जीभ के गुलाम हो चुके हैं।
और हिप्नोटाइज भी हो चुके हैं। जो मैं हरदम ये बोलती हूँ कि इस प्रचार प्रसार तंत्र ने हमारे विचार तंत्र को गुल कर दिया है। हम अपना दिमाग तो चला ही नहीं रहे। रिफाइंड बोल दिया बिल्कुल खाएंगे, कुकर बोल दिया इस्तेमाल करेंगे, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन आ गए, हम वही चमचमाते बस बर्तन लेंगे। कौन इतनी मेहनत करे तांबे और पीतल के बर्तनों को मांजने के लिए। मिट्टी के बर्तनों को बहुत सहेज के चलाना पड़ता है। अरे पहले जमाने में बच्चों के खिलौने भी मिट्टी के होते थे, तो बच्चे उस खिलौनों को सहेजना सीख जाते थे। मिट्टी का बर्तन है, टूट जाएगा, मिट्टी के खिलौने हैं, टूट जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों के आते हैं ना खिलौने वाले बर्तन भी, पहले मिट्टी के आते थे। तो आज बच्चों को तो ऐसे खिलौने हैं, यहाँ पटक रहे हैं वहां पटक रहे हैं। तो बच्चों की केयर भी खत्म हो गई है कि बच्चे जो केयर करना सीखते थे वो केयर करना भी बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो उनको प्लास्टिक के लोहे के बर्तन मिल रहे हैं, छोटे खिलौने मिल रहे हैं, तो यहाँ पटका वहां पटका, तो केयर थोड़ी सीख रहे हैं बच्चे। पहले हम बच्चों को हर तरह से केयर सिखाते थे। तो मैं चाह रही हूँ वापस वहीं आए, हर तरह से केयर सिखाएं और अपने शरीर का भाषा को समझाएं, वास्तविक कफ सेट्रस करना सिखाएं, तब जाके बात बनेगी। हमें बच्चों को शुरुआत से देना पड़ेगा। जब मैंने दिल्ली राजघाट में कैंप किया था, स्पीच किया था, कैंप में किया था, स्पीच किया था, वहां पर सेमिनार था जब काफी बड़ा, 4-5 दिन लगाए थे वहां पर। तो वहां पर कई हस्तियों ने बोला था, नीलम जी आपका ना सिलेबस होना चाहिए हैं। जैसे अब ऋतु भी बोलती हैं कि सिलेबस बनाओ, इसको लिखो, इसकी किताब छपाओ। अब मेरे से जाने के होता नहीं है इतना। तो अगर सिलेबस बन जाए, बच्चों को शुरुआत से पढ़ाई की दी जाए ये, तो बच्चे कहीं धक्के खाएंगे क्या? डॉक्टरों के यहाँ जागरूक तो होंगे ना। हम पढ़ा क्या रहे हैं? अकबर महान था, तुम्हारा क्या मतलब है अकबर से महान था? तो हमारे जो दशमेश पिता थे वो तो ना समझ थे, जो 4 बेटों का बलिदान दे गए, सर्वस्व बलिदान दे गए। या कई और भी राजा महाराजा थे, अपना गए, कई शहीदियां पारापत कर गए। तो हमें भटकाया गया है। तो हम भटकाने से बचाना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, लाइन पे लाना पड़ेगा। साजिशें हैं तो हमें भी सदियां लगेंगी संभालने में। चलो बातें तो निकलती जाएंगी, तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल कोई और बिल्कुल। सवाल हो तो निकालो भले। एक ये भी रखना है किसी दिन के व्यंजन वगैरह जो बनाते हैं वो कैसे कैसे बनाने चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं और नहीं करनी चाहिए, वो तो ये भी सवाल जैसे प्लान जैसे करेंगे। रखोगे ना। कई बार क्या है, मैं भी ना थोड़ा, अब एक तो टाइम से हो तो थोड़ा जोश रहता है। इतनी देर आँख ही लग गई आज। थोड़ा सही सा सही टाइम सही। का भी बदलाव करना पड़ेगा बच्चे हैं। तो हम्म। बाकी जैसे जैसे सवाल, एक तो क्या है, ये लोग सवाल तो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे ना बेटा। कोमल जी, हम्म। वंदे मातरम, जय झूलेलाल, बोलो कोई आपका सवाल है? नहीं, सवाल तो क्या, अब जैसे अभी आवाज गूंज रही है। अच्छा, थोड़ा बरसात पड़ी है ना, तो इसलिए शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू तो है। 2-3 बार रुकी भी नहीं, है आवाज। माइक नहीं, एक साथ 2 माइक नहीं खुले होने चाहिए। चलो मैं बंद कर रही हूँ। हाँ, तो वैसे सच तो कोई सवाल नहीं है, बट हाँ जैसे अब ये मौसम है, मानसून सेशन है, तो इसमें क्या मतलब दिनचर्या होनी चाहिए और किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किन चीजों को ग्रहण करना चाहिए, ये जो सावन के महीने में रहता है विशेष, उसके बारे में। अगर जैसे सीजन वाइज देखें, जो भी है, अभी कल परसों पूर्णिमा हुई है, गुरु पूर्णिमा,
तो तिथियों के अनुसार विशेष रहता है खान पान कि कौन से देखो इस चीजें मौसम में छोड़नी सबसे चाहिए। बड़ी बात तो इस मौसम में सबसे बड़ी बात तो पाचक चीजें खानी चाहिए जो आसानी से पच जाएं। देखो इस टाइम ये आ रहा है आलू बुखारा, इस टाइम आ रहा है नाख, अब नाशपाती भी आने वाली होगी, यहाँ भी नाशपाती नहीं आई है। नाशपाती का जूस पियो और खाओ भी, अगर खा सकते हो तो। मेरे से तो खाई नहीं जाती है, बहुत हार्ड रहती है लगभग। तो जामुन आ रहा है, तो जो मौसम दे रहा है, अमरूद आ गया है तो ठीक है, कीड़े वाला है उतना काट के फेंक दो, बाकी जो सही है खाओ, क्योंकि इन दिनों में तो कीड़े वाला ही आता है, बरसात के दिनों में कीड़ा लगता है। तो फलों पे आ जाओ, और फल खाने के बाद पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप जो बड़ी इलायची बोलते हैं, जिसको डोड़ा बोला जाता है, मोटी इलायची बोली जाती है, उसमें 3 हिस्से होते हैं। जैसे आपने फल सलाद खाई प्लेट भर के नाश्ते में, या किसी टाइम और भी आपको भूख लगी प्लेट भर के खाई, तो उसके जो 3 घर होते हैं ना, उसमें से एक घर ऊपर से चबाते रहो। उतना छिलका भी होना चाहिए, एक हिस्सा, 3 हिस्से कर लो, और बीज भी होने चाहिए। तो ये आप करोगे तो जो कई लोगों को वाय कर जाता है ना, खीरा या पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा लीवर है नकली चीजें खा खा के ना असली चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आदत नहीं है, हमें रोटियां खाने की आदत है, भले वो हम जाम कर चुके हैं, बीमार कर चुके हैं शरीर को। तो फल सलाद कईयों को पाचन नहीं होता शुरुआत में। तो अगर हम हरदम भी ये मोटी इलायची का एक हिस्सा फल सलाद खाने के बाद खाएंगे तो पाचन भी सही हो जाएगा, गैस भी नहीं ज़्यादा बनेगी कि हमें परेशान करे, और हार्ट को भी एक काम करता है, हार्ट को भी फायदा देता है मोटी इलायची। तो एक घर तो कम से कम रोज खाना ही चाहिए, वैसे भी सबको खाना चाहिए। और इन दिनों में जो पकोड़े तल के खाते हैं ज़्यादा, तो तेल तो ज़रूरी है, पर इस हिसाब से करिए कि उसमें थोड़ा मीठा सोडा डालेंगे ना आटा गूंदने में, तो पकोड़े तेल ज़्यादा सक कर लेंगे, तो ऐसे पकोड़े खाओगे। और हरी चटनी तो धनिया पुदीने की रोज बननी चाहिए घर में, मेरे यहाँ बनती है डेली। ये बात अलग है कि मैं उतनी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, तो 2 दिन हमें संभालनी पड़ती है। तो हरी चटनी आप डेली बनाइए, तो 2 चम्मच 3 चम्मच चटनी लो, 1 गिलास पानी में डाल के, थोड़ा नींबू और एक्स्ट्रा डाल के, नमक मिला के काला, वो पियो। गोलगप्पे के पानी की तरह से भी लगेगा, पाचन भी सही करेगा, डकार भी आ जाएगी, गैस भी नहीं बनेगी ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी बातें हम भोजनालय से ही सब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भोजनालय ही औषधालय है। इसे हमने स्वाद चटकारों के चक्कर में रोगालय बनाया है, ये हमें ध्यान देना है। और एक बात और कहूँगी, अब इस पे याद आ गया है खान पान पे, तो जिसको घुटनों में या जोड़ों में दर्द है, सरसों के तेल में काफ़ी सारा जीरा तड़का के और बैगन तल लें। उन बैगनों को किसी रुमाल में डाल के सूती में कपड़े में टकोर करे जहां जहां जोड़ों में दर्द है, और वो बैगन खाए भी, थोड़े खा ले, थोड़े टकोर कर ले, और फिर वो टकोर वाला जो हिस्सा है उसको रख दो, दोबारा तिबारा गर्म करके 2-4 बार आप टकोर करोगे, इससे भी आपके जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा पड़ता है। तो खान पान तो जिस हिसाब से शारीरिक श्रम नहीं है, तो हमें बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कुछ वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। माता जी, मेरी पत्नी को लास्ट 5 साल से थायराइड है, प्रेगनेंसी के बाद से। वो अभी तक गोली चालू है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। देखो भाई, अगर गोली नहीं खाओगे तो कम से कम वो बढ़ेगा नहीं, गोली खाओगे तो और बढ़ता भी जाएगा और आपके शरीर को डैमेज भी करेगा। हो सकता है किडनियां भी फेल कर दे,
लीवर फेल कर दे, ब्रेन हेमरेज कर दे, हार्ट फेल कर दे। ये गोलियों का ही तो कमाल है, ये हम दिमाग नहीं चला पा रहे। डॉक्टरों ने हमारे दिमाग को सक कर लिया है, बिल्कुल ही हम चला ही नहीं पा रहे हैं। गोली तो आपको बंद करनी पड़ेगी, बाकी नाड़ी शोधन से सब कुछ ठीक हो जाता है। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लोगों को जोड़ा है। आगे भी उम्मीद करूंगी, क्योंकि हमें इस ग्रुप को कम से कम 1 लाख पे पहुंचाना है। नहीं, हमको भी ये बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए हम लोग और आगे से आगे लिंक भेज के जोड़ने का हम लोग रोज ट्राई कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतने लोगों को जागृति भी मिलेगी और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य की दुआएं आपको भी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपने काफी, मैं समझती हूँ 100 लोगों को तो करीब जोड़ा है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। गिनती कर रही थी मैं, तो थक गई गिनती करके, तो आंखें नहीं, वो तो घूम जा रही वो तो इसमें बहुत कितने भी जोड़ सकते हैं, तो इसमें मालूम नहीं कर सकते। और अपना भी काम वही है, किसी को भी कुछ अच्छा, किसी को ज्ञान मिले और वो उपयोग में ले, उनको कुछ फायदा हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एक बात और पूछना चाहूंगी कि आपने मेरे चैनल और ग्रुप में सब कुछ देखा है कि देखना बाकी रह गया है, पढ़ना सुनना समझना? मेरे को वीडियो देखना बाकी रह गया है, मैं सब अभी देखूंगा, मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं चैनल उनको में एक भी एक गए फॉलो हो कर कि रहा हूँ। केवल ग्रुप में ही हो? नहीं, मैं सब जगह आपके सब ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, तो चैनल में भी जाओ, और ये हाँ। हरजिंदर भाई ने वहाँ पर चैनल का भी भेजा है लिंक, तो चैनल में भी हाँ। जाओ, वहाँ पर ज्यादा है। यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है, वो तो काफी पुराना है चैनल मेरा। हाँ, अपना गोविंद भाई जी का ना? नहीं नहीं, वो नहीं, मेरा ही चैनल है अलग, मेरा अच्छा। चैनल पुराना है बेटा। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें लिंक उसमें है भी इसी में। इसमें लिंक है। हरजिंदर, लिंक अलग से डाल दो। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं ये? हाँ हाँ, जो मेरा पुराना चैनल है। क्या नाम चैनल का? नीलम ये रसोप्यार। रसोपचार केंद्र चैनल, हाँ। ये मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, उसमें ऐड हो जाता हूँ मैं। जी जी जी। तो उसमें काफी पुराना, काफी स्टॉक है, तो उसको आप हाँ। देखेंगे ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ध्यान रखना, प्रकृति नहीं चाहती, कई लेखों में मैंने लिखा हुआ है, प्रकृति नहीं चाहती कोई बीमार हो। जितने भी ईश्वर ने जीव बनाए हैं, इंसान के जितना कोई बीमार है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा बीमारी इंसान ही को ही है, रोज इंसान इसके ही नए है। नए विभाग और बन गए। हाँ, तो हम प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं, और प्रकृति के बिना अस्तित्व ही असंभव है। तो हम क्या है, अपना अस्तित्व क्यों मिटा रहे हैं ना, प्रकृति के विरुद्ध चल के। ईश्वर ने गर्मी की है, ईश्वर को समझ थोड़ी है, इतनी गर्मी की है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भाड़ में जाए ईश्वर का हिसाब किताब, हम तो एसी कूलर में रहेंगे। ईश्वर ने कड़वा बनाया है करेला, हम तो 4 घंटे नमक लगा के रखेंगे, 20 पानियों में धोएंगे, फिर अच्छी तरह से जोर जोर से निचोड़ेंगे, उसका असल तत्व फेंक देंगे, और कोक हम खाएंगे। समझ थोड़ी है ईश्वर को कि इतना कड़वा बनाते हैं, इंसान खा पाएगा? ईश्वर ने जो बनाया है ना, वो हमारे लिए है। इस 50 ग्राम की जीभ ने, इस तन के सुख ने हमें यहाँ पहुंचाया है। सोचो, लौटो, हजारों साल तक, अब आज की तारीख में भी कई लोग कुछ गुप्त स्थानों पे हजारों साल से जी रहे हैं। हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि 10-50 माइनस डिग्री पे हो और हम पसीना ला सकते हैं। कहाँ पहुंचे हैं हम आज? मालूम है आपको? ये बाकायदे गुरुकुलों में शिक्षाएं दी जाती थी। तो माइनस डिग्रियों में भी हम पसीना ला सकते हैं, इतना हमारे अंदर पावर है, और आज हम कुछ भी नहीं सह पा रहे हैं, दिमाग भी नहीं चला रहे हैं। जरा सा संतरा क्या खा लिया, जुकाम हो गया, भागते हैं डॉक्टर के यहाँ, अरे जुकाम हो गया है,
डॉक्टर बोलेंगे संतरा मत खाना, तो ईश्वर से तो बढ़ के डॉक्टर समझदार है ना, और हम पढ़ लिख के समझदार हो गए हैं। अरे ईश्वर ने इस टाइम बनाया है ना संतरा, तो वो हमारे जमे हुए कफ म्यूकस को निकालने के लिए ही बनाया है। फिर ऊपर आप गोलियां खाओ, उसको रोक दो, कफ सिरप पियो, रोक दो। बोलेगा हिसाब, ब्याज तो देना पड़ेगा। जो आप अंदर जमा कर रहे हो उसका ब्याज है, हर बीमारी देना पड़ेगा। अरे राम, और कुछ? एक सवाल था, मेरी छोटी बच्ची को एक जुकाम है, ये नाक नाक से 4-5 दिन से कंटिन्यू चालू ही है। अभी भी मतलब उसको स्टीम भी बहुत दिया है, नाक से भी बहुत निकला है, अभी भी चालू, उसका बंद खत्म नहीं हो रहा है। नहीं होने दो उसको, केवल रात को घी डालो नाक में, सवेरे सरसों का तेल डालो, गरम नहीं करना है, होना कच्ची खाने का चाहिए। जितना मलबा है निकलवा लो, नहीं तो ये आगे चल के बहुत परेशानियां देगा। और अगर 1-2 साल भी चलता है, कोई जरूरत नहीं किसी गोली की, नेबुलाइजेशन की, भाप भी ना दो तो भी चलेगा। केवल आप उसको घी डालो और तेल डालो। अच्छा, हाँ, इस आज ही मैंने काफी कुछ समझाया, आप शायद लेट आए हो। मैं लेट जो 11 बजे हुआ। हाँ, तो इस रिकॉर्डिंग को भेजा जाएगा ना ग्रुप में, तो आप उसको सुन लेना, कैसे मैंने बताया तेल डालना। आप भी चालू करो, तो ये मलबा जब तक निकलेगा नहीं। वो नवनीत भाई चले गए ना, नवनीत भाई तो बता रहे हैं, उन्होंने मेरी किट मंगवाई है, नासिक से हैं, कि बहुत मलबा निकल रहा है। ये जब तक, सबसे बड़ी बात तो लोग घबराते हैं। अभी दिल्ली से कोई गो सेवक है, पंचगव्य से काफी अच्छा आगे निकल गया है, तो उसने मेरे से ये किट मंगवाई थी, सॉरी केवल तेल और सूंघने वाली दवा। तो पहली महिला को दिया, वो महिला थोड़ा नाराज हो गई कि इससे तो हमें कफ बन रहा है, बहुत कफ बन नहीं रहा है, वो निकल रहा है। लोग क्या समझते हैं, ये तो खजाना है, इसको निकालना नहीं है, इसको संभालना है। अरे संभालोगे तो ब्याज तो देना पड़ेगा, बीमारियों में उलझना पड़ेगा। ये संभालने की चीज नहीं है, ये निकालने की चीजें हैं। तो उसको मैं समझाना की कोशिश कर रही थी, सुधीर बेटा ऐसे नहीं है, ये निकलना चाहिए। वो सुनने को ही तैयार नहीं था। उस बेचारे का वो थोड़ा बहुत पैसा लग गया उसमें। तो क्या हमें, भले पंचगव्य से वो मास्टर है और अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, पर उतनी दिमाग में सोच नहीं है कि वास्तव कहाँ गलती कर रहे हैं। तो तकलीफ तो होती है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु परंतु करके फोन काट दिया। कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें ईश्वर ने ड्यूटी दी है, हम अलख जगा रहे हैं। जागते हो तो जाग जाओ। और किसी का कोई सवाल भाई? जीतू जी, ये ना, जीतू जी, ये नाक में ये जो बोल रहे हैं ना, ये करके देखना, है सच में काम करता है। बच्चों पे तो बहुत अच्छा करना आप। और बच्चा ना रोएगा, 1-2 बार की बात है, तीसरी बार में बच्चा भी नहीं बोलेगा, देखना। क्योंकि मैं तो अपनी मैं एक्चुअली होम्योपैथी भी यूज करता हूँ। तो अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि चाहे नक्सवोमी का हो, चाहे कोई और दवाई हो, सीधा जीभ पे डालता हूँ और बच्चे मना नहीं करते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा 1.25 साल का बेटा है और वो चीखें मारता है कि उसने अगर होम्योपैथी की दवाई देख ली तो खुद बोलता है कि मेरी जीभ पे डाल दो। और तेल का भी यही है, घी का भी यही है, ठीक है। तो तेल घी आप नाक में डालो, शुरू के 2-3 दिन का इशू है, फिर मजे ही मजे। क्योंकि एक बार सेट बैठ गया बच्चे की नाक को और जो भी है पैसेज को, एयरवे को, तो फिर तो फायदे ही फायदे ना आपको। बाकी मालिश आप करो, ठीक है,
कितने साल हाँ का बच्चा आप कह रहे हो? मेरे 7.5 साल की बच्ची है। हाँ, तो आप जो मदर हैं उसके, उनको बोलो कि मालिश करें उनकी, ठीक है? सरसों के तेल की करें, तिल की तेल की करें। एक वो लहसुन वाला तेल होता है, जो 1 लीटर तेल ले लो सरसों का, 100 ग्राम लहसुन वाला वो ले तेल लो। देखो बेटा, हाँ हाँ। लहसुन वाला तेल तब लगाओ, हवा में निकलोगे तो उल्टा नुकसान कर जाएगा, इसलिए साधारण तेल से ही करो तो चलेगा। साधारण भी चलेगा बट मालिश करो, क्योंकि मैंने देखा हाँ है आजकल लोग मालिश नहीं कर रहे, जबकि पहले 16-16, 18-18 साल तक मालिश होती थी। इवन शादियों से पहले 1-1 महीना मालिश होती थी, कपल की भी। लेडीज की अलग चल रही है उनके घर में, आदमी की अलग चल रही है, हाँ, ठीक है ना? उबटन भी होता था, मालिशें भी बिल्कुल। होती थी हम्म। दोनों की। आज तो केवल बस फेशियल करा लो, पार्लरों में सही। भाग दौड़ो। फेशियल करा लो बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत अंदर है और चिपका बाहर रहे हैं हम, तो ये हमको नहीं करना है। मालिश आप कराओ, देखना कैसे 10 दिन में बेटी का जुकाम उकाम सब भाग जाएगा। बस अब एक और दिक्कत है यहाँ पे, जब वो भाग जाता है तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उस चीज को भूल जाते हैं जो हमने की होती है। फिर वही चल रहा होता है, आइसक्रीम चल रही है जी, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उसमें करना ये है कि आपको मेंटेन रखना है उस चीज को। नहीं करेंगे मेंटेन तो फिर वो फिर वापस आ जाएगी चीज। बाकी बॉडी का तो काम ही है डिटॉक्स करना, वो कफ को तो निकाल, छींक को तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो आएगी आएगी, कभी ना कभी तो आएगी आएगी। तो पर हाँ, आप उसको मेंटेन रख सकते हो। तो उसके लिए आपको मालिश तो करनी पड़ेगी 12वें 13वें साल तक मिनिमम। वैसे कितने कितने साल तक करनी चाहिए नीलम जी? आखिरी सांस तक भी कर सकते हैं मालिश, तो हाँ हाँ, शरीर कहते तो मजबूत आखिरी रहेगा, सांस तक है, सही कह रहे हो। शरीर मजबूत रहेगा। ये बात हम्म। अलग है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है तेल आजकल लोगों को, कि हाँ कौन बालों में लगाए, कौन शरीर में लगाए, मुंह में लगाए। मैं तो अभी लेटी थी ना, सारे दिन की थकी हुई थी, पैरों में तलियों में मालिश नहीं की थी, केवल काफी अच्छा सा तेल लगा के पैरों में, ऊपर भी नीचे भी तलियों में सो गई थी, तो बस पकड़ ली उसने नींद, तो नींद भी अच्छी आती है। तेल तो लगाना ही चाहिए। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ, किसान लोग जो रबर फॉर्म के जूते पहनते हैं, कि कीचड़ में जब काम करते हैं खेती किसानी का, तो वो अ, जूते हर किसी के पास होने चाहिए। उसमें तेल पानी डालो आधा आधा चम्मच, चलो दही डालो 1-1 चम्मच, चलो खीरा किसके डालो, चलो प्याज किसके डालो, चलो आधा 1 घंटा वो जूता पहने रहो। तो उससे क्या रहेगा कि अ, प्याज वाला किसके डालोगे, इससे तो हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलेंगे, आपको दिमाग तक तरी देगा। आप बंद ही करो, बरसात तेज हो गई है, खटर पटर आ रही है बहुत। ठीक है। अब क्लोज कर दो हरविंदर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक। हाँ, फिर कल देखेंगे। ठीक है जी, सबको वंदे मातरम। कृपया कल जुड़े वंदे मातरम। 10 बजे।